अच्छा, डिसऑर्डर्स डिसऑर्डर्स ऑफ टूथ डेवलपमेंट। अच्छा, इसको फिर से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, थोड़ी सी जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो क्रिएट करते हैं, ताकि आगे हम जाए तो आपको पीछे वाला जो हिस्सा होगा वो थोड़ा सा याद है। सही है, लिंक करते हैं चीजों को। तो रिकॉल में ये डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जब आप इस टॉपिक को देखते हैं तो इसको स्प्लिट करते हैं तीन वर्ड्स में, थ्री वर्ड्स, कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इस सेंटेंस से क्या रिफ्लेक्ट होता है। सिंपली ये है कि ये सेंटेंस, अच्छा हमने कोशिश ये करनी है कि आप चैप्टर से भी नॉलेज ले सकते हैं, पैराग्राफ से भी नॉलेज ले सकते हैं, एक टर्म से भी नॉलेज ले सकते हैं, टर्म एक वर्ड से भी आप नॉलेज ले सकते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके आपने एक्सप्लोर करनी है चीजों को। तो डिसऑर्डर्स ऑफ टूथ डेवलपमेंट, सबसे पहले तो आप ये देखें कि डिसऑर्डर्स, इट कैन बी अ डिजीज, इट कैन बी इबनॉर्मेलिटी। सही है, इट कैन बी अ डिजीज, अ डिसऑर्डर, एनीथिंग, ये इसके लिए आप टर्म यूज कर सकते हैं। टूथ आपको पता है, और यहां पर जो टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है वो है डेवलपमेंट। अच्छा, यहां पर डेवलपमेंट क्यों लिखा है, या स्पेसिफिकली हम फोकस डेवलपमेंट में क्यों करते हैं? तो ये चैप्टर मोस्टली फोकस करता है कि वो डिसऑर्डर्स जो टूथ के फॉर्मेशन, टूथ के डेवलपमेंट या टूथ के एरप्शन इस स्टेज से रिलेटेड हो, या इस टाइम पीरियड से रिलेटेड हो, या इस टाइम फ्रेम से रिलेटेड हो, तो जितने भी डिसऑर्डर्स आएंगे उसको हम कहेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ टूथ डेवलपमेंट। समझ में एक बात, डिसऑर्डर्स ऑफ टूथ डेवलपमेंट का मतलब यह होता है कि वो डिसऑर्डर्स, वो इबनॉर्मेलिटी, वो डिजीज जो किसी भी लेवल पे लिंक करता है डेवलपमेंट के प्रोसेस के साथ या एरप्शन के प्रोसेस के साथ, सही है, या नेटल न्यूनेटल स्टेजेस जितने भी होते हैं उस टाइम फ्रेम के साथ लिंक करता है, तो उस उन सारे डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ टूथ डेवलपमेंट। सही है। अच्छा, थोड़ा सा अब डेवलपमेंट को रिकॉल करें कि जो ओरल हिस्टोलॉजी का सब्जेक्ट है वो फोकस करता है टूथ डेवलपमेंट या ओडोंटोजेनेसिस, एक प्रोसेस था उस पे। तो वहां पर जितने भी डेवलपमेंटल स्टेजेस थे जो फोर्थ वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ से स्टार्ट होते हैं, और उसपे वो जो चेंजेस थे, जो स्टेजेस थे डेवलपमेंट के, या जो जर्मिनेशन, जो लेयर्स थे जो आपके टूथ को फॉर्म करते हैं, सही है, जो एक्टोमेसेनकाइम्स थे, जो इपीथेलियम्स वगैरह थे, जो मेसोडर्म वगैरह, वो सारे लेयर्स। तो उस पूरे प्रोसेस के टाइम पीरियड जितने टाइम के लिए वो होता है, उसमें कोई मसला आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ टूथ डेवलपमेंट। एक तो ये जो सेंटेंस है इसकी नॉलेज हमने एक्सप्लोर कर ली। इससे आगे जब जाते हैं हम, तो क्या कहते हैं कि हमने सबसे पहले हाईलाइट करना है कि डिसऑर्डर किस नेचर के हो सकते हैं, या डिसऑर्डर किस नेचर के है ओरल पैथोलॉजी में, या सिंपली यहां पर जो चैप्टर है उसमें किस नौइयत के हैं। तो सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन आपने सबसे पहले ये करनी है कि आपने पहले देखना है कि नंबर्स, दूसरा आपने देखना है हिस्टोलॉजी, और तीसरा आपने मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लें या डिफ्रेंशिएट कर लें कि जो डिसऑर्डर मैं डिस्कस कर रहा हूं या जो डिसऑर्डर मैं पढ़ रहा हूं, सही है, तो वो डिसऑर्डर टूथ के नंबर से रिलेटेड है, वो डिसऑर्डर टूथ के हिस्टोलॉजी से रिलेटेड है, या वो डिसऑर्डर टूथ के मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स ये होता है कि हमारे पास जो नॉर्मल नंबरिंग है या जो नॉर्मल डेंटिशन होती है, सेट ऑफ टीथ, डेंटिशन इज अ सेट ऑफ टीथ, तो उनके स्पेसिफाइड नंबर्स है कि डिसिडवस डेंटिशन जो होगी वो 20, और जो परमानेंट होगी इंक्लूडिंग थर्ड मोलर्स वो 32 होगी। सही है। तो अगर इन नॉर्मल नंबर्स से किसी स्पेसिफिक बंदे की या इंडिविजुअल के
जो डेंटिशन है वो फ्लक्चुएट करती है, या ज्यादा होती है या कम होती है, तो ये डिसऑर्डर्स के नंबर में आ सकते हैं। किस में आ सकते हैं? डिसऑर्डर के नंबर में। तो यहां पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूं कि इंक्रीज, और यहां पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूं कि डिक्रीज। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर नंबर्स इंक्रीज होते हैं तो क्या डिजीज हो सकती है, या इस कंडीशन को क्या कह सकते हैं, या उस डिजीज को क्या कह सकते हैं। सही है, उस डिजीज को हम क्या कह सकते हैं। तो इंक्रीज में आपके पास आ जाता है एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं हाइपरडोन्शिया। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपरडोन्शिया। अब हाइपरडोन्शिया हमने जस्टिफाई करनी है कि आया ये डिसऑर्डर है, तो ये वाला टिक हो गया कि हाँ हाइपरडोन्शिया डिसऑर्डर है। हमने फिर जस्टिफाई करनी है कि हाइपरडोन्शिया टूथ से रिलेट करती है, तो हाँ हाइपरडोन्शिया टूथ से रिलेटेड करती है। और हमने थर्ड ये वाली भी जस्टिफाई करनी है कि हाइपरडोन्शिया डेवलपमेंटल है, तो हाँ हाइपरडोन्शिया क्या है? डेवलपमेंटल है। और अगर डिक्रीज इन नंबर आता है, फॉर एग्जांपल क्या आता है? डिक्रीज इन नंबर, तो यहां पर आपके साथ या तो ओलिगो और या एनोडोन्शिया, हाइपोडोन्शिया भी हो सकती है, ओलिगोडेंशिया और एनोडोन्शिया, इन तीनों में थोड़ा सा फर्क है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू टीथ। जब आप कह सकते हैं कि टीथ मिसिंग जो है वो टू से लेके 4 तक हो, या 2 से लेके 6 तक हो, या 5 तक हो, तो इस स्पेसिफिक कंडीशन को ओलिगोडोन्शिया कहते हैं। इससे ज्यादा अगर मिसिंग है तो उसको हाइपोडोन्शिया कहते हैं। और किसी पेशेंट के मुंह में दांत हो ही ना डेवलपमेंटल, तो उसको हम एनोडोन्शिया कहते हैं। तो यहां से नंबर्स वाली सीन जो है वो जस्टिफाई हो गई। यहां से एक और कॉन्सेप्ट भी राइज होता है, थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। सही है। जब आप आते हैं हिस्टोलॉजी की तरफ, किसके तरफ आते हैं? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का मतलब ये होता है सिंपली यहां पर कि सेलुलर कंपोजिशन, या टूथ जिन स्पेसिफिक सेल से बनता है, या टूथ जिस स्पेसिफिक टिश्यू से बनता है, उस टिश्यू में कोई चेंज है या नहीं है, उसमें कोई डिसऑर्डर है या नहीं है। तो जब आप हिस्टोलॉजी की तरफ आते हैं तो आपके पास मेनली पल्प को छोड़ के 3 टूथ के टिश्यूज आ सकते हैं। पल्प हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि पल्प वाली डिजीज जो है वो अलग एक कहानी है। सही है। तो यहां पर हम एनिमल, डेंटिन और सीमेंटल। सही है। तो एनिमल मैं लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल कि एनिमल हो सकता है डेंटिन एंड सीमेंटल। ये आपके पास 3 क्या हो गए? हिस्टोलॉजिकल, आप इसको कह सकते हैं कंपोजिशन या टिश्यू जिससे टूथ बनता है। सही है। एनिमल में जो मेजर डिजीज आपके पास आती है, मेजर डिसऑर्डर या मेजर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर रिलेटेड टू हिस्टोलॉजी ऑफ एनिमल, आपने लिंक करना है। आपने कहना है कि डिसऑर्डर ऑफ टूथ, तो आपको इसको रिप्लेस कर ले कि भाई मेजर हिस्टोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ टूथ डेवलपमेंट रिलेटेड टू एनिमल, तो आपके पास आ जाती है एज पर बुक अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और इससे अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसमें एक आपके पास आ जाती है हाइपोम्यूचुरेशन, हाइपोकैल्सिफिकेशन एंड, बोले ना, हाइपोम्यूचुरेशन, हाइपोकैल्सिफिकेशन एंड हाइपोमिनरलाइजेशन। सही है। तो ये 3 आपके पास ये आ जाती है। तो आप इसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप डेंटिन के तरफ आते हैं, डेंटिन के तरफ, तो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, तो ये मेजर डिजीज है जो डेंटिन से रिलेट करती है, डेवलपमेंटल है, हिस्टोलॉजिकल है, और टूथ से रिलेटेड, डेंटिन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, डिजीज। तो आपने इसी पे फोकस करना है, इसके 3 टाइप्स पे फोकस करना है, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। फिर इसमें थोड़ी सी क्लासिफिकेशन, रिसर्च के साथ साथ थोड़ी सी चीजें चेंज भी होती जाती है। तो
नेम्स भी अल्टरनेट यूज हो सकते हैं। इसमें फिर आ जाता है डेंटिनोजेनेसिस में ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, सही है, टाइप 1, टाइप 2, डेंटिनल डिस्प्लेसिया, रूटलेस टीथ, शेल टीथ, ये सारी चीजें जो है वो फिर इसमें भी आप वो कर सकते हैं डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा से रिलेटेड या डेंटिन से रिलेटेड। सीमेंटम से रिलेटेड भी डिजीज है, सही है, हाइपरसीमेंटोसिस या सीमेंटोब्लास्टोमा या सीमेंटोमा, तो वो भी कुछ डेवलपमेंटल्स भी हो सकती हैं, कुछ अक्वायर्ड भी हो सकती हैं, तो वो भी बाद में फिर डिस्कस करते जाएंगे। पहले एक बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, सही है। अच्छा, फिर जब आप मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं, या आप साइज की बात करें या शेप की बात करें या जिस तरह भी आप इसको इलाबोरेट करते हैं, तो या अगर टूथ अपने नॉर्मल साइज से छोटा होता है तो उसको हम कहते हैं माइक्रोडोंशिया, और अगर टूथ अपने नॉर्मल साइज से बड़ा है फॉर एग्जांपल, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोडोंशिया। समझ में आई बात? यहां तक मैं आपको एक और इसको वापस लिंक करता हूं। लिंक इसलिए करता हूं कि मैंने क्या स्टार्ट किया, डिसऑर्डर ऑफ टूथ डेवलपमेंट, सही है, और मैंने ये जस्टिफाई करना है कि मैं यहां पर जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़ूंगा वो टूथ से रिलेटेड हो और वो टूथ के डेवलपमेंटल स्टेज से रिलेटेड हो। मैंने सबसे पहले इनको 3 में क्लासिफाई कर लिया कि भाई या तो डिसऑर्डर नंबर्स में हो सकते हैं, या डिसऑर्डर उसके हिस्टोलॉजिकल या कंपोजिशन या इसमें हो सकते हैं, सही है, और या जो डिसऑर्डर्स है वो मॉर्फोलॉजिकल या शेप साइज में हो सकते हैं। फिर मेजर मैंने नंबर्स में कहा कि इंक्रीज और डिक्रीज, सही है, तो फिर हाइपरडोंशिया, ओलिगोडोंशिया, हाइपोडोंशिया, ये दोनों डिक्रीज इन नंबर्स में आ जाएंगे। ये यहां पर आप इनको इनके साथ लिंक कर ले, डिक्रीज के साथ लिंक कर ले, ये डिक्रीज में आ जाएंगे, और हाइपरडोंशिया जो है वो इंक्रीज में आ जाएंगे, सही है। हिस्टोलॉजी में फिर एनिमल, डेंटिन एंड सेमेंटम, इनकी कंपोजिशन की बात करें या इनमें डिजीज या डिसऑर्डर की बात करें तो अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा इन एनिमल, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा या ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा या टाइप 1 एंड टाइप 2 वो डेंटिन में। अच्छा, अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में 3 टाइप्स, हाइपोकैल्सिफिकेशन वाले टाइप्स, हाइपोमैचुरेशन वाले टाइप्स एंड हाइपोमेटलाइजेशन वाले टाइप। जबकि इसके एक्चुअल जो नोन फॉर्म्स है या नोन आप कह सकते हैं तो ये 16 फॉर्म्स है इसके, ऑलमोस्ट 16, लेकिन ये 3 हम मेजरली डिस्कस करते हैं क्योंकि ये प्रोमिनेंट होते हैं, इनके प्रेजेंटेशन ज्यादा होती है। आप रिलैक्स हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, कुछ कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी। क्या आ जाती है? मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में माइक्रोडोंशिया एंड मैक्रोडोंशिया, सही है। अच्छा, यहां पर इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ चीजें लिंक है। अगर आप यहां पर हाइपरडोंशिया को देखते हैं ना, हाइपरडोंशिया इस पॉइंट पे इंक्रीज इन नंबर, तो ये भी 2 टाइप्स का हो सकता है, या 2 आप इसके फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हाइपरडोंशिया को। एक को हम इसमें एक कह सकते हैं कि भाई सुप्रानुमेररी टीथ, और आप इसमें सप्लीमेंटल भी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों जो है वो इंक्रीज कंडीशन होता है, टूथ का क्या कंडीशन होता है? इंक्रीज। सुप्रानुमेररी कौन से होते हैं? अफाक सुप्रानुमेररी कौन से होते हैं? जो नॉर्मल अलाइनमेंट में एक्स्ट्रा टीथ आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? सुप्रानुमेररी टीथ। और सप्लीमेंटल अलाइनमेंट के बाद आप कह सकते हैं अगर वो लिंगुअल साइड पे एरप्ट हो या वो फेशियल बगल साइड पे एरप्ट हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंटल। ये यहां से हो गया, सही है। दूसरा जो इसमें मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आया ये जो डिजीज है ये इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब ये है कि ये आइसोलेटेड है। क्या है? आइसोलेटेड। और या ये किसी सिस्टमिक डिजीज के साथ लिंक्ड करते हैं। मोस्टली ये डिजीज जो होते हैं, ये आइसोलेटेड नहीं होते। क्या नहीं होते भाई? आइसोलेटेड नहीं होते, ये किसी न किसी सिस्टमिक डिजीज के साथ लिंक्ड में आते हैं, सही है। तो आपने ये भी जस्टिफाई करना है तो कौन सी सिस्टमिक डिजीज है जिनके साथ लिंक्ड में ये आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल देता हूं कि जो ओलिगोडोंशिया होती है या एनोडोंशिया, यहां पर देखें ओलिगोडोंशिया या एनोडोंशिया,
तो ओलिगोडोंशिया और एनोडोंशिया किसके साथ लिंक में आ सकती है? डाउन सिंड्रोम के साथ आ सकती है। किसके साथ आ सकते हैं? कामरान ने कहा डाउन सिंड्रोम। इसके बाद अगर आप, मैं जिससे पूछूं वही जवाब दे, तो ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन हो जाए, सही है। और अगर अगर मैं हाइपरडोंशिया की बात करूं तो खुशबख्त हाइपरडोंशिया किसके साथ लिंक में आ सकती है? हाइपरडोंशिया नहीं पता? एनहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया के साथ आ सकती है, या क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया के साथ भी ये क्या आ सकती है? ये आ सकती है। इसी तरह माइक्रोडोंशिया जो है ये भी डाउन सिंड्रोम के साथ लिंक कर सकते हैं। ये भी किसके साथ लिंक कर सकते हैं? डाउन सिंड्रोम। कहने का मतलब ये है कि ये डिजीज जो है, ये जितने भी मैंने आपको बताए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ये आइसोलेटेड भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड भी हो सकते हैं, और साथ में क्या हो सकते हैं? सिस्टमिक डिसऑर्डर के साथ लिंक में भी ये हो सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, एक और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वो ये है कि एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं या कंट्रीब्यूटरी फैक्टर क्या हो सकते हैं। ये नॉर्मल तो नहीं बनता ये कंडीशन, इसके कुछ ऐसे होंगे जो इसको इग्नाइट करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, इसको इनिशिएट करेंगे। कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, तो अब वो सब के लिए ऑलमोस्ट कॉमन हो सकते हैं, कुछ के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ के लिए कॉमन हो सकते हैं, सही है। तो इसमें ये है कि आपने साथ साथ में हर डिजीज में ये डिफाइन करना है कि ये जो डिस्टरबेंस आती है या ये जो डिसऑर्डर आती है, ये किस वजह से आती है, किस वजह से आती है, वजह क्या है? वजह का मतलब ये है कि आइदर इट इज लिंक्ड टू जीन्स एंड इट लिंक्ड टू जीन समहाउ। अगर आप ये जस्टिफाई करते हैं कि ये जेनेटिक है या लिंक्ड करती है जीन्स के साथ, तो फिर आपने वो जीन्स भी डिफाइन करने होंगे। तो जीन का नाम, जिस तरह म्यूलोजेनस इम्परफेक्टा में लोग एमएलएक्स को डिफाइन करते हैं, एमएलएक्स 1 2, सही है। तो इसी तरह आपने हर डिजीज में स्पेसिफिक वो जीन भी डिफाइन करना है जिसकी म्यूटेशन की वजह से या जिसकी जेनेटिक अल्टरेशन की वजह से ये डिजीज क्रिएट होते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, आपने इनके लिए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस भी स्टडी करनी है कि इसकी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, डोमिनेंट, रिसेसिव, ऑटोसोमल, एक्स लिंक, वाई लिंक, जितने भी पैटर्न्स होते हैं इनहेरिटेंस के, वो भी साथ साथ आपने याद करने हैं। और थर्ड, चूंकि इसमें हमने ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी देने हो, क्या देने होते हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ट्रीटमेंट ऑप्शंस का मतलब ये होता है, ट्रीटमेंट ऑप्शन का, कि पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, ओलिगोडोंशिया की पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, माइक्रोडोंशिया की क्या हो सकती है, सही है। तो इसी में आपने वो भी साथ साथ कहने हैं। इसके अलावा, इन सब कहानी के अलावा कुछ और भी आप मेटाबॉलिक डिजीज ले सकते हैं, कुछ और भी आप मेटाबॉलिक डिजीज ले सकते हैं, अदर सिस्टमिक डिजीज ले सकते हैं, अदर सिस्टमिक डिजीज जो आपके टूथ के मॉर्फोलॉजी, नंबर्स, मोस्टली कंपोजिशन, स्पेसिफिकली मोस्टली हिस्टोलॉजी आपकी टूथ की वो अफेक्ट कर सकती है। कुछ ऐसे भी आपके पास अदर डिजीज हो सकते हैं, सही है। और वो क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल रिकेट्स, कल एक्सप्लेन भी हुआ था कि रिकेट्स किस तरह इफेक्ट करता है। आइडियोपैथिक जो हमारे पास हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है, हाइपोफॉस्फेटिजिया, ईएच सिंड्रोम्स, गार्डनर सिंड्रोम, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, तो ये सारे जितने भी डिजीज है ना, डिजीज अदर मेटाबॉलिक डिजीज या अदर सिस्टमिक डिजीज है, लेकिन ये भी टूथ को अफेक्ट करते हैं। और मोस्टली सबका जो इफेक्ट है वो एक सिमिलर वे में क्रिएट होता है। और वो क्या है कि मोस्ट चीज मैंने डिजीज के नाम लिए, ये किसी न किसी तरीके से आपकी बोन को इफेक्ट करती है। किसको इफेक्ट करती है? बोन को। जब ये बोन को इफेक्ट करती है तो टूथ और बोन ऑलमोस्ट सिमिलर कंपोजिशन के हैं। तो जी जब ये आपकी बोन या स्केलेटन को इफेक्ट करेगी तो अल्टरनेटिवली इनडायरेक्टली बाय डिफॉल्ट ये आपके टीथ की कंपोजिशन को भी इफेक्ट करेगी, चाहे सीमेंटम हो, चाहे डेंटिन हो, या चाहे एनिमल हो। तो ये आपकी फिलहाल अभी तक पूरी कहानी हो गई किस चीज की भाई? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की। सही हो गया? फाक इसको फिलहाल स्टॉप कर दें।
अलग खरा